हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अगली क्लास जो कि है अपेंडिक्स 1 प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स। अभी तक हम लोग चैप्टर 5 तक कर चुके हैं और चैप्टर 5 के बाद डायरेक्टली चैप्टर 6 पे जंप नहीं कर रहे हैं और अपेंडिक्स 1 लेते हैं। इसका कारण है कि अपेंडिक्स 1 का जो टाइटल है प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, इसमें जो कंटेंट है जो लॉजिकल रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग के कंसेप्ट्स हैं, इन सब का इस्तेमाल अब सब्सीक्वेंट चैप्टर्स में होगा। यूक्लिड ज्योमेट्री के बाद आप लोग पढ़ेंगे लाइंस, एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्राइंगल्स, सर्किल्स इत्यादि। तो वहाँ प्रूफ करने के बहुत सारे सवाल आएंगे, चीज़ों को प्रूफ किया जाएगा, थ्योरम्स आएंगी और अभी जो अपने यूक्लिडियन पोस्टुलेट्स पढ़े थे, एक्सियम्स पढ़े थे, उनके आधार पे आपको क्वेश्चंस को आपको इस तरह दिया जाएगा कि कुछ चीज़ें प्रूव करनी होंगी, थ्योरम्स को ही प्रूव करना होगा। तो ये एक फाउंडेशन है और मैथ्स में प्रूफ कैसे होते हैं वो इस चैप्टर में बताया गया है। ये बहुत रेलेवेंट है, सिर्फ मैथ्स ही नहीं, इनफैक्ट जहाँ कहीं भी कुछ अंडरस्टैंडिंग की या एक्सप्रेशन की, इन दो आयामों की जब बात हो, कुछ भी समझना हो या समझाना हो, तो इस चैप्टर में दिए गए कंटेंट का बहुत एप्लीकेशन है। और स्पेशली जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जैसे आईआईटी, कैट, आईएएस या कोई भी और एग्ज़ाम जिसमें भले ही मैथ्स ना आता हो, तो उस लिहाज से इस चैप्टर में दिए गए टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में आप लोग सीखेंगे लॉजिकल रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग के एस्पेक्ट्स को, जिसके एप्लीकेशन बहुत वाइड रेंज हैं। जैसे कि डिडक्टिव रीजनिंग जो आप लोग अभी पढ़ेंगे, उसके ज़रिए आप लोग रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कैसे इम्प्रूव किया जाए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप लोग कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, डिबेट्स या ग्रुप डिस्कशंस होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, या स्कूल में भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और जिनको लिटरेचर में इंटरेस्ट है, पोइट्री, सटायर या इवन स्टैंड अप कॉमेडी, तो आई वुड से किसी भी जोक या पोइट्री की जो पंच लाइन होती है वो डिडक्टिव रीजनिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होती है, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होता है जिसपे तालियां बजती हैं। तो वो सारे ही कंसेप्ट हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि उनका मैथ्स का डायरेक्ट रिलेशन तो है ही, और उसके साथ लाइफ के बाकी फील्ड्स में भी इन चीज़ों का एप्लीकेशन है। तो शुरू करते हैं स्ट्रेट अवे प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स। देखिए, प्रूफ्स मैथमेटिक्स में कई वर्षों से हैं, एग्जिस्टेंस में हैं, और पहला नोन प्रूफ, द फर्स्ट नोन प्रूफ माना गया है, थेल्स ने दिया था, ग्रीक फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन थेल्स। एक थेल्स थ्योरम भी आएगी क्लास 10th में, और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे प्रूफ्स कैसे बनते हैं, उनका कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन सी रीजनिंग इन्वॉल्व होती है, किस प्रकार फ्लो ऑफ लॉजिक के ज़रिए आप एक बात से दूसरी बात निकालते हैं, और यूक्लिड के वही जो 6-7 पोस्टुलेट्स थे और एक्सियम्स थे 8-10 मिला के, उनसे आप ज्योमेट्री का एक सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स और चौंकाने वाले परिणाम भी आप खुद से प्रूव करोगे, इस्टेब्लिश करोगे, जो मैथ्स को एक एक्चुअली एप्लीकेबल सब्जेक्ट बनाते हैं। क्योंकि अब जो मैथ्स के टॉपिक शुरू हो गए हैं वो आगे तक जाएंगे, यही डिफरेंस है मैथ्स में और बाकी विषयों में। यहाँ तो जो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी वाली बात होती है। एक बार ज्योमेट्री शुरू हो गई तो वो चलेगी यूजी पीजी तक। आप किसी भी फील्ड में मास्टर करें तो ये कंसेप्ट बहुत एप्लीकेबल होंगे, जैसे रीजनिंग और लॉजिक, वाइडर एप्लीकेशन इन मैथ्स एंड इन लाइफ इन जनरल। ये रीजनिंग और लॉजिक का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे पेज नंबर 169 में सीधे देखते हैं। देखिए, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स या तो एब्सोल्युटली ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं, कोई इसमें एम्बिगुइटी का स्कोप नहीं होता है। तो वही लिखा है, नियरली नथिंग इज एम्बिगुअस इन मैथमेटिक्स। मैथ्स में हम लोग स्टेटमेंट को या तो एंटायरली ट्रू लेंगे या फॉल्स लेंगे, क्योंकि चीज़ें ऑब्जेक्टिव हैं, कोई ओपिनियन की बात नहीं होती है। और इस सिनारियो को हम लोग कहते हैं, ट्रू या फॉल्स को, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सिचुएशंस। अर्थात इसमें कोई ओवरलैप नहीं होगा, कोई स्टेटमेंट्स या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बोथ ट्रू एंड फॉल्स नहीं होगा, एक्सक्लूसिविटी। और सारे ही स्टेटमेंट्स इन दो कंपार्टमेंट्स में बांटे जा सकते हैं, तो ये एग्जॉस्टिव सिचुएशंस भी हो गई। ऑल द स्टेटमेंट्स आर आइदर ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यस ट्रू। आपने चैप्टर 6 में इसको देखा है, देखेंगे अभी आप जाके जब प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल पढ़ेंगे तो। फिर एवरी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 इज प्राइम, नहीं ये फॉल्स है। एवरी वाली बात फेल हो जाती है, क्योंकि हाँ,
9 is not a prime number. For any real number 4x plus x is equal to 5x, this statement is true. Simple algebraic addition है. आगे, हाँ, 2x is greater than x, ये तभी ट्रू होगा जब x पॉजिटिव नंबर हो. नेगेटिव संख्याओं में ये लेस देन का साइन पलट जाता है. फॉर एवरी रियल नंबर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ये तभी सत्य होगा जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो. एक से छोटी संख्याओं में आप स्क्वायर करते जाओगे तो वो उत्तरोत्तर छोटी होती जाएगी, जैसे 1/4 इज स्मॉलर देन 1/2. इफ़ ए क्वाड्रिलेटर हैज़ ऑल इट्स साइड्स इक्वल देन इट इज़ अ स्क्वायर, नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि रोम्बस सम चतुर्भुज ऐसा होता है जो स्क्वायर नहीं है फिर भी इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं. क्वाड्रिलेटरल में हम लोग जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे. तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक काउंटर एग्जाम्पल निकाल के किसी भी क्लेम को हमने खारिज किया. तो ऑल और एवरी वाले सिनारियो में अगर आप कोई एक एक्सेप्शन निकाल दें तो बाय सूटेबल काउंटर एग्जाम्पल हम इनको डिस्प्रूव कर सकते हैं. आगे, द मेथड ऑफ काउंटर एग्जाम्पल्स इज यूजफुल टू डिस्प्रूव अ क्लेम. फाइंड जस्ट वन एक्सेप्शन. अगर केवल एक अपवाद आप ढूंढ पाएँ तो किसी भी काउंटर एग्जाम्पल के जरिए आप किसी भी क्लेम को डिस्प्रूव कर सकते हैं. जैसे एक क्लेम है ऑल स्क्वायर रूट्स आर इर्रेशनल. आप एक काउंटर एग्जाम्पल निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट 16 इज 4, 4 इज इक्वल टू 4/1, जो कि p/q के फॉर्म में लिखा है तो वो रैशनल हो गया. तो ऑल वाली बात यहाँ पे फेल हो गई, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. द क्लेम इज डिस्प्रूव्ड बाय फाइंडिंग अ सूटेबल काउंटर एग्जाम्पल. The main logical tool used in establish the truth of an unambiguous statement is deductive reasoning. डिडक्टिव रीजनिंग के जरिए हम लोग किसी स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स पता करते हैं. इस कंसेप्ट का यूज़ होता है लॉजिक में, लॉ में, फॉरेंसिक्स में. लॉजिक एक फील्ड है जो ह्यूमैनिटीज़ में जो बच्चे फिलोसफी पढ़ेंगे आगे जाके उसको डिटेल में पढ़ेंगे. ये मैथमेटिक्स का ही एक आयाम है जिसको आप लोग कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ेंगे. लॉजिक गेट्स भी आएगा अभी आगे फिजिक्स में, साइंस में. तो चीज़ें कनेक्टेड हैं, इन चीज़ों के बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं जैसे मैंने बताया था. Deductive reasoning has been a part of human thinking for centuries and is used all the time in our daily life. For example, the flowers solaris blooms only if the maximum temperature is above 28 degree on the previous day. तो आप कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर 28 डिग्री से ऊपर होगा तो पिछले दिन में होना चाहिए तो ये फ्लावर ब्लूम करेगा. अब कह रहे हैं कि द सोलरिस ब्लूम्ड इन इमेजिनरी वैली ऑन 15 सितंबर. तो इसका अर्थ ये क्लियर है कि 14 सितंबर को वहाँ का टेम्परेचर 28 डिग्री से ऊपर रहा होगा. ये हमने डिड्यूस किया, डिडक्शन अप्लाई किया. डिडक्टिव रीजनिंग के सहारे हमने ये जाना कि एक दिन पहले निश्चित रूप से टेम्परेचर इतना सूटेबल रहा होगा कि सोलारिस ब्लूम कर सके. एक अच्छा शब्द आता है कॉजालिटी, कॉज इफेक्ट रिलेशन को समझने के लिए. तो कॉजालिटी का आप मीनिंग ढूंढिएगा, वो भी इसी संदर्भ में एक अच्छा शब्द है. Unfortunately, we do not always use correct reasoning in our daily life. We often come to many conclusions based on faulty reasoning. रीजनिंग के गलत इस्तेमाल से हम लोग कई फैलेसीज या एब्सर्ड रिजल्ट्स तक पहुंचते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया हुआ है. व्हाट इज़ द फैलेसी इन काउज रीजनिंग इन द कार्टून बिलो. अभी ये काउ है, इसकी रीजनिंग दी हुई है ऑल डॉग्स हैव टेल्स, आई हैव टेल देयरफॉर आई एम ए डॉग. अब देखिए यहाँ पे लॉजिक का फ्लो एक ही दिशा में है, उसको आप पलट नहीं सकते. जैसे ऑल डॉग्स हैव टेल का मतलब हुआ डॉग इम्प्लाइज टेल, बट टेल नॉट नेसेसरली इम्प्लाई डॉग ओनली. हेयर फ्लो ऑफ लॉजिक इज वन वे, एकल दिशा मार्ग है ये. जो तर्क का फ्लो है, फ्लो ऑफ लॉजिक है, बहाव है, वो एक दिशा में ही चलेगा. डॉग इम्प्लाइज टेल इज ट्रू, कि अगर डॉग है तो टेल होगी ही होगी, बट टेल इम्प्लाई ओनली डॉग, यूनिकली डॉग इज फॉल्स. इट मे ऑल्सो इम्प्लाई सम अदर एनिमल लाइक मंकी और टाइगर. तो यहाँ पे अगर लॉजिक गलत लगाएंगे, उसको गलत तरीके से रिवर्स करेंगे तो आपको एब्सर्ड रिजल्ट प्राप्त होगा. इसीलिए फॉल्टी रीजनिंग के एप्लीकेशन से बचना है. अब रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, इसके जरिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. द PQ डिडक्शन रूल, इसको नोट कीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिए. रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, कई बार एक लॉजिकल स्टेटमेंट लिखा होता है और उसको उलट के भी देखा जाए
तो एक और अच्छा कंक्लूजन पता लगता है, उस पर कोई क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसमें MCQs आते हैं। जैसे ये PQ रूल क्या है, PQ आर टू स्टेटमेंट्स, द लॉजिकल फ्लो टेल्स अस इफ P इम्प्लाइज Q, ये P एरो Q का मतलब हुआ P से Q की बात निकलती है, P इम्प्लाइज Q, देन नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, ये इसको सिंबॉलिकली Q डैश या Q प्राइम बोला जाता है, और एरो का मतलब है Q डैश इम्प्लाइज P डैश, ये एरो इज फॉर इम्प्लीकेशन है। तो लॉजिकल फ्लो ये है कि इफ P इम्प्लाइज Q देन नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, यही है PQ डिडक्शन रूल। इसको अप्लाई कैसे करते हैं अभी देखते हैं तो और क्लैरिटी आएगी। एग्जाम्पल, इफ डॉग इम्प्लाइज हैविंग टेल देन नॉट हैविंग टेल इम्प्लाइज नॉट अ डॉग। यहाँ पे स्टेटमेंट P है डॉग और स्टेटमेंट Q है हैविंग टेल, अर्थात अगर डॉग है तो वो इम्प्लाई करेगा टेल है, लेकिन अगर उसी प्रकार अब टेल अगर ना हो तो निश्चित रूप से वो डॉग नहीं होगा, अर्थात नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। अगर आपको इस एरो को रिवर्स करना है तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा, निगेशन लगाना पड़ेगा। इफ P इम्प्लाइज Q द निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। अभी निगेशन क्या होता है ये भी देखेंगे हम लोग। इफ P इम्प्लाइज Q देन निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, या Q का उल्टा इम्प्लाई करता है P का उल्टा, विपरीत। एग्जाम्पल, इफ डॉग इम्प्लाइज हैविंग टेल देन नॉट हैविंग टेल इम्प्लाइज नॉट अ डॉग। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 2, divisibility by 6 implies divisibility by 3, then not divisibility by 3 implies not divisible by 6। यहाँ पे P और Q क्या है, P और Q ढूंढे जाए पहले दो स्टेटमेंट्स जिन पे हम PQ का डिडक्शन रूल लगाएंगे। P है डिविजिबल बाई 6 और Q स्टेटमेंट है डिविजिबल बाई 3, अर्थात कोई नंबर अगर 6 से विभाजित हो रहा है तो निश्चित रूप से इम्प्लाई होता है कि वो 3 से भी डिवाइड हो रहा होगा। तो इसको अगर रिवर्स करके देखोगे तो ये कहोगे कि अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। P इम्प्लाइज Q यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। 6 से अगर विभाजित हो रहा है तो निश्चित रूप से इट इम्प्लाइज कि वो 3 से भी डिवाइड हो रहा होगा। कन्वर्सली अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो क्लियरली 6 से डिवाइड नहीं होगा। P इम्प्लाइज Q एंड नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। अब थोड़ी इसमें एक्सरसाइज देख लें। 2 कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, हम लोग अक्सर आम बोलचाल में या कॉमन पार्लेंस में ये PQ रूल को बहुत गड़बड़ तरीके से यूज़ करते हैं। पहली कॉमन मिस्टेक, इफ़ P इम्प्लाइज Q देन Q इम्प्लाइज P। हम ये मान लेते हैं कि अगर P से Q निकल रही है बात तो Q से P निकल रही होगी। ये इनकरेक्ट रिवर्सल ऑफ लॉजिक है। ये मिस्टेक 1 है, M1 रेड में इसीलिए लिखा हुआ है। 2 कॉमन मिस्टेक्स ऑफ फॉल्टी रीजनिंग। M1 है इफ P इम्प्लाइज Q देन Q इम्प्लाइज P, विच इज रॉन्ग। ये नहीं होता है, ये लॉजिक को गलत तरीके से नेगेट करना हुआ, इनकरेक्ट रिवर्सल ऑफ लॉजिक हो गया। दूसरी मिस्टेक कॉमनली हम लोग क्या करते हैं, इफ P इम्प्लाइज Q देन नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q, वही है P डैश इम्प्लाइज Q डैश। ये नहीं करना है। अगर नॉट यूज़ करना है तो P इम्प्लाइज Q में नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P होता है। ये गलत जनरलाइजेशन है, ये फॉल्टी निगेशन हो गया। फॉल्टी निगेशन, अगर निगेशन करोगे तो इस एरो को पलटना पड़ेगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। अभी हमने ऊपर PQ देखा था, इस एग्जाम्पल को लेंगे और इसको लेंगे। इसमें हम M1 और M2 किस प्रकार गलत और एब्सर्ड रिजल्ट देते हैं इन 2 एग्जाम्पल्स के जरिए देखेंगे। अगर हम मिस्टेक 1 या मिस्टेक 2 करते हैं तो हमको एब्सर्डिटीज़ क्या प्राप्त होती हैं फॉल्टी रीजन के चलते। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट है P डॉग और Q हैविंग टेल। इस वाले में हमारा P है डिविजिबल बाई 6 एंड Q है डिविजिबल बाई 3। अब देखते हैं अगर इन 2 एग्जाम्पल में हम लोग मिस्टेक M1 या M2 करते हैं तो हमें क्या एब्सर्ड रिजल्ट प्राप्त होते हैं जो कि फॉल्स स्टेटमेंट्स होंगे। देखा जाए, इट विल बी रॉन्ग टू स्टेट द फॉलोइंग। फॉल्स स्टेटमेंट देखें क्या है, हैविंग टेल इम्प्लाइज अ डॉग। मिस्टेक M1, Q इम्प्लाइज P,
Q इम्प्लाइज P नहीं होता है। अगर P इम्प्लाई Q कर रहा है तो Q इम्प्लाई P नहीं होगा। एग्जाम्पल, हैविंग टेल इम्प्लाइज अ डॉग, नो, हैविंग टेल मे ऑल्सो इम्प्लाई अ टाइगर। ये हुआ काउंटर एग्जाम्पल। इस स्टेटमेंट को आपने नेगेट किया, इस एक काउंटर एग्जाम्पल से आपने इसको डिस्प्रूव कर दिया। और यहाँ मिस्टेक कौन सी हुई थी, कौन सी फैलेसी हुई, मिस्टेक हुई हमारी M1 कि हम लोग जल्दबाजी में P इम्प्लाइज Q के साथ Q इम्प्लाइज P भी मान बैठते हैं, ओवर जनरलाइज कर देते हैं। अगेन एक और गलती करते हैं हम लोग, M2 करते हैं। M2 क्या है, इफ P इम्प्लाइज Q देन नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। ये भी कॉमन मिस्टेक है, ये M2 मैं इसको कह रहा हूँ। तो यहाँ से क्या एब्सर्ड बात निकल के आई, नॉट अ डॉग इम्प्लाइज नॉट हैविंग टेल। अगेन दिस इज फॉल्स, नॉट अ डॉग इम्प्लाइज नॉट हैविंग टेल। ये नहीं कह सकते आप भाई नॉट अ डॉग तो टाइगर भी होता है, टाइगर इम्प्लाइज हैविंग ए टेल, टाइगर हैज ए टेल। ये M1 M2 आपने एग्जाम्पल 1 में लगाई। अब एग्जाम्पल 2 में M1 M2 से क्या आपको एब्सर्ड नतीजे प्राप्त होंगे, डिविजिबिलिटी बाई 3 इम्प्लाइज डिविजिबिलिटी बाई 6। ये तो फॉल्स है। एग्जाम्पल 15, 15 इज डिवाइडेड बाई 3 बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6। यहाँ पे क्या गलती हुई, हमने जल्दबाजी में वही M1 कर बैठे यहाँ भी। इफ P इम्प्लाइज Q देन Q मे नॉट इम्प्लाई P, बट यहाँ पे यही मिस्टेक हो गई। अगेन नॉट डिविजिबल बाई 6 इम्प्लाइज नॉट डिविजिबल बाई 3, यहाँ पे हम M2 गलती कर बैठे, मिस्टेक M2 हो गई। P इम्प्लाइज Q से हम मान बैठे नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। अगेन एक्सेप्शन है 15, 15 इज नॉट डिवाइड बाई 6 बट इट इज़ डिविजिबल बाई 3। तो ये M1 M2 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम लोग अपने कॉमन पार्लेंस में हो जाती हैं, इनसे बचना है। स्ट्रिक्ट रूल PQ का ये है, बस इतना ही है जितना लिखा है। द लॉजिकल फ्लो टेल्स अस इफ P इम्प्लाइज Q देन नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, बस यही रूल है। अगर आप उल्टा करके देखोगे तो आपको ये रीडिंग बिटवीन द लाइंस नज़र आएगा। इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं MCQ रीजनिंग वाले, जो कैट वगैरह में आते हैं, IAS में भी आते हैं। कोई भी रीजनिंग का एग्जाम हो जिसमें वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन हो, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ये बहुत फेवरेट टॉपिक है। अब पॉस्टुलेट 5 में PQ डिडक्शन लगा के देखते हैं क्या मिलता है हमको। पॉस्टुलेट 5 जो सबसे जटिल पॉस्टुलेट है वो ये कहता है कि एक लाइन अगर दो लाइन पे लाई करती है कुछ इस प्रकार कि इंटरनल एंगल किसी एक साइड पे 180 डिग्री से कम पे एडअप होते हैं, तो उसी साइड पे ये नीचे वाली लाइनें आगे जाके मीट कर जाएंगी या प्रतिच्छेद करेंगी। तो अब कह रहे हैं कि एंगल इज लेस देन 180, सम ऑफ एंगल लेस देन 180 इम्प्लाइज मीटिंग लाइंस। तो स्टेटमेंट P हो गया सम ऑफ एंगल्स लेस देन 180 और स्टेटमेंट Q हो गया मीटिंग लाइंस। तो अब इसको उल्टा करें, P इम्प्लाइज Q देन नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। तो PQ वाले रूल से निकल के आएगा नॉन मीटिंग लाइंस इम्प्लाई सम ऑफ एंगल्स नॉट लेस देन 180। अब नॉन मीटिंग लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस। जो लाइंस कभी मीट ना करें वो उनके लिए शब्द है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द होता है पैरेलल लाइंस। तो नॉन मीटिंग लाइंस इम्प्लाई सम ऑफ एंगल्स नॉट लेस देन 180। अगर पैरेलल लाइन है तो सम ऑफ एंगल 180 से कम नहीं होगा। अब 180 से कम ना यहाँ होगा ना इस साइड होगा, दोनों ही तरफ ये सम ऑफ एंगल 180 से कम नहीं होगा, अर्थात एग्जैक्ट 180 हो जाएगा कवरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि उनको मीट करना ही नहीं है, ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड। तो निश्चित रूप से सम ऑफ एंगल ना तो लेफ्ट साइड 180 से कम होगा ना राइट साइड 180 से कम होगा, अर्थात दोनों तरफ एग्जैक्ट 180 हो जाएगा और ये लाइन तब पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। वही है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जिनको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं, इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, आइदर साइड इट कैनॉट बी लेस देन 180 डिग्री। डायग्रामेटिकली ऐसे देखेंगे, अब ये ब्लैक लाइंस पैरेलल हैं तो सम ऑफ एंगल A और B 180 डिग्री हो जाता है। ओके, दिस इज डायग्राम। अब ये आगे टू बी कंटिन्यूड होगा, ये चीज़ें चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर होंगी कि इंटरनल एंगल का समेशन अगर 180 होता है तो ये पैरेलल लाइंस होती है ना, वाइस वर्सा। इसको प्रूव भी किया जाएगा। अब एक होमवर्क है, डू इट योरसेल्फ, स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड फाइंड टाइप ऑफ मिस्टेक्स M1 और M2 इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, पता कीजिए ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और अगर फॉल्स हैं तो हमने M1 या M2 में से कौन सी मिस्टेक इसमें कर डाली है।
स्टेटमेंट 1 है ऑल कंप्यूटर्स आर मशीन्स देयरफॉर ऑल मशीन्स आर कंप्यूटर्स। क्लियरली ऐसा तो नहीं होता, ऑल मशीन्स आर नॉट कंप्यूटर, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। पता करना है आपको कि कौन सी मिस्टेक इसमें हो रही है, M1 हुई है M2 हुई है। नॉट अ प्राइम नंबर इम्प्लाइज नॉट अ नेचुरल नंबर, कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो वो नेचुरल नंबर भी नहीं होगा, ये भी अपेरेंटली फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी इतना ही हिंट दे रहा हूँ, आपको पता करना है M1 या M2 में से कौन सी मिस्टेक यहाँ पे कमिट की गई है वाइल क्लेमिंग दिस स्टेटमेंट। डिविजिबिलिटी बाई 4 implies divisibility by 12, नो 20 इज ए काउंटर एग्जाम्पल। ये स्टेटमेंट फॉल्स तो है, लेकिन यहाँ पे कौन सी मिस्टेक कमिट हुई है, M1 या M2। अगला S4 बहुत कॉमनली आता है ये आगे, x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इंटू वाई इक्वल टू 0, जहाँ पे x y दोनों ही रियल नंबर्स हैं, विच इम्प्लाइज x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 0। अगर x 0 है तो x इंटू वाई 0 हो जाएगा, देन x इंटू वाई 0 होने पे क्या हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको एग्जामिन कीजिएगा और कौन सी मिस्टेक यहाँ कमिट हुई है M1 या M2 उसको पता कीजिएगा, ये होमवर्क है। एंड ऑफ क्लास 1, ये क्लास अभी यहीं ख़त्म करते हैं। अब इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, छोटे छोटे पार्ट्स लेके इसको समझेंगे और धीरे धीरे मैथमेटिकल प्रूफ्स की जो फाउंडेशन है, जो डिज़ाइनिंग होती है, किस तरह से मैथमेटिकल प्रूफ बनता है, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, उसका इवोल्यूशन कैसे होता है, वो हम लोग इस क्लास में धीरे धीरे समझेंगे। और इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, इसलिए इसको नोट्स बनाते चलिए। और ओके, अगले क्लास में हम लोग इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, गुड बाय।